में प्रकार तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, और तेरा तू एक ही है। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पुण्य दया। यह दृश्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पुण्य दया। उंगलियां कहीं और न कोई दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तुझमें और मंजिल में थोड़ी सी दूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। मत घबरा, तुझमें और मंजिल में थोड़ी सी दूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। सूरज को मत देख घूर कर, तुझको अंधा कर देगा। तेरे जीवन में पूनम की जगह अमावस भर देगा। क्यों भटका फिरता जब तेरे पास एक कस्तूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह में जाएगा। कुछ ना आया हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। घने तिमिर के जंगल से एक दिया अकेला जूझ रहा, और उजाले में भी तू चलने का रास्ता बूझ रहा। घने तिमिर के जंगल में एक दिया अकेला जूझ रहा, और उजाले में भी तू चलने का रास्ता बूझ रहा। हिम्मत से बढ़ता जा प्यारे, सुबह बहुत सिंदूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। पकड़ के उंगली जाओ हमको, पकड़ के उंगली जो हमको पैरों चलना सिखलाते हैं, उनको हम मुश्किल राहों पर इकलौता कर जाते हैं। पकड़ के उंगली जो हमको पैरों चलना सिखलाते हैं, उनको हम मुश्किल राहों पर इकलौता कर जाते हैं। फर्ज वफा रिश्ते भूले, फर्ज वफा रिश्ते भूले सब ये कसी मजबूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। फर्ज वफा रिश्ते भूले सब ये कैसी मजबूरी है, चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। चाहे जितना भी मुश्किल हो पहला कदम जरूरी है। पिछली जिला स्तरीय बैठक से मुख्य बिंदुओं को साझा करना, और जिसमें जो है अभी इस माह में अभी तक जो हो चुका है
तो निपुण लक्ष्य पर कक्षा 1, 2, 3 में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, कितने बच्चों का आगमन हो चुका है, उसको भरना है। और दीक्षा 1 पर आप लोगों द्वारा वाली बात तो ये देख लीजिए कि दीक्षा 1 आपके मोबाइल में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अगर चल रहा है तो वहाँ लिखिए, नहीं चल रहा है तो नहीं लिखिए। उसके बाद इस माह में आपके द्वारा कितने कंटेंट चलाए गए हैं दीक्षा 1 पर, उसको सबसे पहले हमारा निपुण लक्ष्य जैसा सर अभी चर्चा कर रहे थे, आप लोगों का मतलब जो डेली मंथवार में एक महीने में एक ही बार आपको बच्चों का आकलन करना है निपुण लक्ष्य ऐप से। और हमारे यहाँ शायद 2-4 विद्यालय ऐसे होंगे जिनका 90% से पार डाटा आया। इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपने कितने बच्चों का आकलन किया है कि नहीं। इसके बाद उसका डेटा ऊपर दिखता है और रिपोर्ट जो आती है न्यू डायस के रूप में आती है। अपने विद्यालय का अगर न्यू डायस आपको पता है तो आप देखेंगे जो आज भी भेजी गई है 2 बार, देखिएगा अपने अपने विद्यालय की रिपोर्ट, उसमें सभी की रिपोर्ट है न्यू डायस कोड से लेते हुए, ठीक है। और दूसरी चीज है कक्षा 4 से 8 बच्चों का, पहले हम लोग कोविड काल में हम लोग स्विफ्ट चैट एक आता था, उसमें एक लिंक आती थी, लिंक में हम लोग जब ओपन करते थे तो 4 से 8 के बच्चों का हम आकलन कर लेते थे। एक प्रश्नोत्तरी टाइप का खुल जाता था तो एक एक बच्चों का करना होता है। तो पहले हम करते थे, लेकिन अब इस समय कुछ समय सब लोगों ने उसको बंद कर दिया है, तो उसका भी लिंक भी भेजा गया है। और सर बता रहे हैं कि जूनियर का ग्रुप बना है विज्ञान का, उसमें वो लिंक शायद रोज भेजी जाती है, ऐसा है सर। उस पे बच्चों का भी कराना है, क्योंकि अपने संकुल से तो किसी का नहीं है, किसी भी विद्यालय से नहीं। 4 से 8 बच्चों का स्विफ्ट ऐप पे उसमें प्रैक्टिस करानी होती है। जो भी आप टॉपिक कोई डाल दिए, अगर जैसे आपने मुद्रा टॉपिक डाला तो मुद्रा से संबंधित प्रश्न आने लगेंगे, तो एक बच्चे को एक बार में उसमें नाम और उसका कक्षा लिखना होता है। इसमें स्विफ्ट चैट ऐप है, ऐप यह लिंक भी हमने डाला हुआ है जो पहले, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो जूनियर के शिक्षक हैं उनका एक ग्रुप बना हुआ है, उसमें आती है प्रतिदिन अपने 4 से 8। और अपने संकुल में किसी भी विद्यालय का नाम नहीं है, उसमें किसी विद्यालय द्वारा वो ऐप ओपन किया गया। और अगली चीज है दीक्षा ऐप पर। दीक्षा ऐप पे केवल जेठूपुर खास, आपका भी नहीं, जेठूपुर विद्यालय है केवल, वहां से ही एक शिक्षक के द्वारा कंटेंट ओपन किया गया अपने संकुल में, और किसी भी विद्यालय द्वारा दीक्षा ऐप का प्रयोग नहीं किया गया है। ये रिकॉर्ड हम लोगों के साथ साझा किया, हर महीने ये चीजें रिपोर्ट आनी है, तो आप पर डे एक वीडियो दीक्षा ऐप से जरूर दिखाएं। सुन लीजिए, इस बात को बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज 2 सूचनाएं आपसे लेनी है, जो आप उसमें अपना हस्ताक्षर करके देंगे कि आपने दीक्षा ऐप चलाया, पिछले सप्ताह में कितने कंटेंट आपने कक्षा में यूज किया, और सीधा यहाँ से BRC चला जाएगा। क्योंकि वो रिपोर्ट आती है 1 महीने में, वहां से रिपोर्ट आती है, वहां से यहाँ भेजी जाती है, तो वही चीज बताना होता है। और इसके बाद निपुण लक्ष्य है, प्री डेलांग है, दीक्षा है, प्रेरणा है, एक स्विफ्ट चैट ऐप आ गया। जितने भी ऐप हैं आपके फोन में हर समय चालू स्थिति में होने चाहिए। दीक्षा ऐप सबके पास फोन में है, दीक्षा ऐप में आप सभी ओपन कर लीजिए। देखिए प्रोफाइल हमको थोड़ा थोड़ा दिखा दीजिए, प्रोफाइल में हरे का टिक लगा हुआ है कि नहीं। किसी का होता क्या है कि आप दीक्षा ऐप का प्रयोग कर रहे हैं, अगर वहाँ प्रोफाइल में आपके नाम का पहला अक्षर हरा टिक नहीं लगा है, आप चाहे जितनी ट्रेनिंग कराएं, आपके ट्रेनिंग पे शो नहीं करेगा, वो आपकी आईडी पे बिल्कुल नहीं शो करेगा। आप अपना प्रोफाइल देखिए, नाम का पहला अक्षर बड़े में लिखा होगा, हरे का टिक लगा होगा। अगर ऐसा है तो आपकी प्रोफाइल ओके है। आप कोई भी अगर कंटेंट दिखाते हैं तो आपकी अपने विद्यालय से रिपोर्ट वहां पे जुड़ जाएगी। अगर नाम नहीं आ रहा है तो आप उसको लॉगिन करिए, स्टेट विथ लॉगिन करना है। इसके बाद आपका मानव संपदा कोड डालना है, और मानव संपदा आईडी और कोड डालेंगे, इसके बाद वो ओपन हो जाएगा। अभी हमारे नहीं चल रहा था, हाँ, उसमें न्यू गेस्ट लिख के आता होगा ना, वो कुछ समय बाद अपडेट मांगने लगता है। कई बार नए वर्जन अपडेट होते रहते हैं तो उसमें फिर से नया आ जाता है, तो उसको चेक करना है, करके बनवा सकते हैं, ठीक है। कोई भी किसी के फोन में अगर समस्या आ रही है तो बोल देंगे तो हम बता देंगे, ठीक। इसके बाद आपके लिए एक जानकारी है, रिपोर्ट कार्ड जो बांटे गए हैं उसकी ऑनलाइन फीडिंग अपने यहाँ बहुत न्यून है। जिनका अगर पेंडिंग में हो अभी तो उसको पूर्ण कर लें। वो जो लिंक आई थी ना, किसी का बाकी हो गया तो ठीक है, लिंक भी भिजवा दीजिएगा। इसके बाद फोटो अपडेशन का कार्य है DBT का, ठीक है। DBT में जितने भी बच्चों का पैसा मिल गया है उनका फोटो DBT ऐप पे अपलोड कर दें, क्योंकि उसकी भी प्रगति हमारे यहाँ ठीक ठाक नहीं है। उसके बाद UDAS
में बच्चों का छात्र प्रोफाइल डेटा जिनका पूर्ण है वो भी करेंगे। अगर किन्हीं के विद्यालय भवन में अगर कोई जर्जर भवन है, जर्जर भवन के बाद सामने आपको लिखवाना है प्रयोज्य। इसके बाद अगर गेट है तो ताला बंद कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फोटो भेज देंगे अगर कोई जर्जर विद्यालय है तब। इसके बाद एक नई चीज है कक्षा 4 कक्षा 5 के लिए ट्रेनिंग में जो लोग हैं, शायद कुछ लोग को पता होगा, अगर मान लीजिए जिनको पता नहीं है वो जान लें कि गणित में और भाषा में पहले क्या होता था कि हम भाषा और गणित में एक ही घटा लें, तब वह गणित में एडवांस में है, अगर नहीं घटा पाता है तब वो बेसिक में रहेगा। इस प्रकार से आपको अपनी डायरी में चार्ट ना बना पाए कोई बात नहीं है, डायरी में उसका आकलन करके नए शब्द से आपको रख लेना है शुरुआत से ही, क्योंकि इस बार हम लोगों की ट्रेनिंग में आए थे अपने वाले ये चीज नहीं बताए हैं। उसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ ग्रुप में साझा की गई है, समय मिलेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। कक्षा 4-5 के लिए विशेष लिखा है नीचे, उसमें पूरा उनका विवरण दिया गया है। और इसके बाद आज ये तो था कुछ हम लोगों को जो बीओ के माध्यम से मीटिंग हुई थी उसमें बताया गया था। और एजेंडा के बारे में जान लीजिए। एजेंडा पहला एजेंडा पूर्ण हो चुका है, दूसरा है मासिक विषय आधारित पर चर्चा जो भी आप सबके समझ किया जाएगा, तीसरा है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत तकनीक प्रयास क्या किए जा रहे हैं उस पर होगा, अगला है निपुण भारत मिशन अकादमिक रणनीति पे चर्चा, इसके बाद प्रसिद्धि वार्षिक परीक्षा की तैयारी हमको कैसे करना है, इन सब के बारे में बारी बारी से प्रश्नीकरण होगा। मुझे लगता है कि निपुण विद्यालय होने के लिए टीम भावना बहुत जरूरी है। जो भी अध्यापक हैं, 2 भी 4 भी 5 भी, उसमें टीम भावना के साथ काम करें। और हमारे विद्यालय में तो बीओ अतुल सर थे तो वो काफी करते थे, इनके यहाँ टीम भावना बहुत तगड़ी है। हाँ, तो टीम भावना की उसमें जरूरत सबसे ज्यादा है। और दूसरी चीज ये है कि आप जिस भी क्लास के नोडल पंचायत के सबसे विद्यालय के प्रभारी हैं, उन विद्यालय से जो भी नोडल हो, वो नोडल अपने कक्षा के समस्त बच्चों का मोबाइल नंबर तो कम से कम आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। अगर बच्चा 1 दिन 2 दिन अगर विद्यालय नहीं आता तो कम से कम फोन से आप उसको खोज सकें, जैसा कि हम लोग करते हैं। तो निपुण के लिए हमको 2 चीजें सबसे ज्यादा प्राथमिकता पे है कि आप पहली बात तो टीम भावना के साथ काम करिए, और दूसरा अपने हर बच्चों की आपके पास जानकारी होनी चाहिए कि बच्चा नहीं आ रहा है तो क्यों नहीं आ रहा है। अगर 2 दिन नहीं आया तो आप फोन करके पूछिए, अगर फोन करके रिस्पांस मिलता है कि अगर घर पे है तो आप उसको प्रयास करके विद्यालय में। तीसरी चीज, बच्चों के साथ आपको मिलजुल के रहना पड़ेगा, बच्चों के साथ आपको खेलना पड़ेगा, और उनके साथ आप ऐसा व्यवहार मत करिए कि वो आपसे दूर भागें। वो आपसे जब करीब आएंगे तभी वो आपसे कोई भी अपनी समस्याओं को बोल पाएंगे। अगर आप उनको डराएंगे या मार दिए कभी थप्पड़ तो आपके पास नहीं आएंगे, पास नहीं आएंगे तो निपुण कभी नहीं होंगे आप। जुगुल का पूरा बड़े सबसे 97 का पूरा खड़े हो जाए। प्राथमिक विद्यालय जुगुल का पूरा से कोई शिक्षक है? मैडम पूरा वही शिक्षक है। देखिए, जुगुल का पूरा के बारे में बता दें, जब नेट 1 एग्जाम हुआ था जुगुल का पूरा सबसे पीछे था। क्यों पीछे था ये सब जानते हैं, क्योंकि उन्होंने वास्तविक आकलन किया था इसलिए वो पीछे था। आकलन किया गया उसमें आपका विद्यालय प्रथम स्थान पर है संकुल में, इसके लिए आपका पर है 96%। प्राथमिक विद्यालय बचपना है 91%। चौथे पर देवराडी और कोलुआ 88%। पांचवें स्थान पर खीरी है 83%। और छठवें जो है आंबा 82%। नंबर पे के बाद इसके बाद के जो विद्यालय है, इसके बाद के जो विद्यालय बच रहे हैं उनके भी ओवरऑल परसेंटेज 80 के अबव है। क्लास वाइज भी लिया गया है, क्लास वाइज लिया गया है, इसलिए आप निपुण की श्रेणी में नहीं है। कक्षा 1, 2, 3 में किसी क्लास में परसेंटेज कम हो गया है, जैसे देवरा में ओवरऑल परसेंटेज 83% है, लेकिन आपका जो है कक्षा 3 में परसेंटेज केवल 30% है।
इसलिए विद्यालय निपुण की श्रेणी में नहीं है। वो शेरनी का है विद्यालय। इसी तरह प्राथमिक विद्यालय पिपराटा है। पिपराटा का प्रतिशत 82% है, लेकिन इनका भी जो है कक्षा 2 में प्रतिशत कम है, इसलिए सॉरी कक्षा 3 में ही प्रतिशत कम है, इसलिए विद्यालय निपुण की श्रेणी में नहीं है। तो जिनके यहाँ जो भी कमी है अपने विद्यालय को निपुण बनाने के लिए किए गए प्रयास तो सभी ने वैसे अपने विद्यालय में काफी अच्छे प्रयास किए हैं। छोटा सा प्रयास हमारा ये है, दी गई है उन्हीं के हिसाब से हम बच्चों को प्रतिदिन जो है उसी का पालन करते हुए बच्चों को पढ़ाएं। और विद्यालय में क्या है कि उसके लिए क्या क्या चीज हमने किया, जैसे समय सारणी का पालन निश्चित रूप से किया गया है, पुस्तकालय का प्रयोग समय समय पर किया गया है, ट्रैकर से आकलन है, गणित किट का उपयोग किया गया है, और गतिविधियां समय समय पर जो भी उनमें दी गई है गतिविधियां उस साथ में अपने से जोड़ करके बच्चों को गतिविधियां करवाई गई ताकि बच्चों का उससे मन जुड़ाव बना रहे। कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया गया कि जो भी जब हम आकलन कर लेते हैं तो जो 50% से ऊपर है उन पर तो हम करते ही कार्य, लेकिन जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उन पर हम विशेष ध्यान देते हैं। इसके साथ साथ जो है कि हमारे बच्चों की जो सबसे मेन है कि बच्चों की उपस्थिति हमारे विद्यालय में जरूर बनी रहे, तभी हम बच्चों को उतना दे सकते हैं। क्योंकि अगर बच्चा एक दिन आ रहा है फिर 2 दिन गायब हो जा रहा है तो जो हमने पढ़ाया वो वापस बैक हो जाते हैं बच्चे। तो उसके लिए पहले बच्चों के माता पिता से संपर्क, जैसे अभी सर ने कहा था कि सबका फोन नंबर होना जरूरी है, तो अगर कोई 1-2 दिन भी नहीं आ रहा है तो तुरंत उनको फोन करिए। तो कई बार ऐसा होता है फोन करके बच्चे तुरंत वापस आ जाते हैं, थोड़ा देर से आएंगे लेकिन आ जाते हैं बच्चे। तो और दूसरा ये बच्चों से हमें आत्मीय संबंध होना चाहिए, बच्चों से बिल्कुल घुल मिलकर हम बात करें। उनको कभी कभी जैसे होता है कि बच्चों को थोड़ा लालच होता है कि अगर बच्चों ने कुछ भी अच्छा किया तो हम उन्हें कभी टॉफी चॉकलेट कुछ भी या कोई इनाम के तौर पर कुछ भी अगर देते रहेंगे तो बच्चे वो सीखते रहते हैं कि अगर ये बच्चे। दूसरा है माता और बच्चों को उनकी भाषा से ही उनसे बोलचाल में जो है उनकी भाषा में ही बात की जाए और खेल प्रतियोगिताएं करवाई जाए। और दूसरा है कि जैसे बच्चों का विभाजन किया गया था कि जो बच्चे 50% से ऊपर हैं उनका अलग उत्तर में रखा गया और जो 50% से नीचे हैं उन पर हम विशेष कार्य करेंगे। इसके लिए कुछ जैसे कहानियां आ रही थी उनका ये हमने बनाए थे, बच्चों को पढ़वाते थे। और जो रिमेडियल कार्य के लिए उनके लिए मात्राओं के अलग अलग कोई कार्ड्स बना के, तो बच्चों ने बहुत ख्वाब किए हैं सब, तो इस तरह के रिमेडियल कार्य करवाते थे। दूसरा ये जो कार्य पुस्तिकाओं में पीछे तृतीय दिवस की तृतीय कालांश के लिए पठन अभ्यास आए थे, उसका भी करके हमने क्लास में लगा दिया टांग दिए ताकि बच्चे पढ़ते रहें और सीखते रहें ताकि उनका पठन अभ्यास जो है वो अच्छा हो सके। तो बस छोटा सा प्रयास यही किया। आपके द्वारा विद्यालय कैसे निपुण बनाया जाए इस पर विस्तार चर्चा की गई। देखिए, प्रत्यक्ष लाभ और अप्रत्यक्ष लाभ, बच्चा विद्यालय आ रहा है उसका लाभ हो रहा है लेकिन इसकी जानकारी उसको नहीं है। शिक्षक समझ रहा है कि विद्यालय में जब बच्चा आएगा तभी वो लाभान्वित हो पाएगा, ज्ञान पाएगा, अन्यथा वो लाभ से वंचित रह जाएगा। बच्चा इस चीज को नहीं समझ पाता है, इसके लिए हम प्रतियोगिताएं कराते हैं, उनको पुरस्कृत करते हैं, तो उसी प्रत्यक्ष लाभ उनको दिखता है कि अगर हम विद्यालय जाएंगे किसी एक्टिविटी में भाग लेंगे तो हमको इनाम मिलेगा। और प्रत्यक्ष लाभ पाते पाते वो जो अप्रत्यक्ष लाभ है जो उसको नहीं दिखाई पड़ रहा है उसको भी वो पाने लगता है। तो ये जो हम भी प्रतियोगिता करवाते हैं और उनको गिफ्ट देते हैं, इसका यही लाभ है। इसके अलावा जैसे हम कोई नाटक करवाए और बच्चे को पुलिस बना दिया या डॉक्टर बना दिया या जो भी रोल उनको दिया गया, तो इससे उनके अंदर भावना आती है कि हम भी ऐसा बन सकते हैं, क्या हमको भी ऐसा बनना चाहिए। तो इससे बच्चे पढ़ाई की तरफ अग्रसर होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत तकनीकी प्रयास। इसमें निपुण भारत मिशन के अंतर्गत तकनीकी साधनों पर प्रदर्शन, इस पर चर्चा करेंगे शिक्षक संकुल श्री अशोक कुमार अग्रणी जी। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा एक प्रश्न पत्र तैयार किया गया और उसे बच्चों के बीच भेजा गया, जो कि हमारे डाक प्रशिक्षकों द्वारा हमारे विद्यालय का आकलन किया गया। नेट 1 का एग्जाम जो हमारे यहाँ सितंबर में हुआ, उस पर प्रदर्शन हुआ सब लोगों का। विद्यालय का प्रदर्शन, हमारे विद्यालय निपुण भी हुए और कुछ विद्यालय जो रह गए हैं उनके लिए ये है कि अपना विद्यालय अच्छे ढंग से वो करे और आगे चल के वो विद्यालय को निपुण बनाए, है ना। और इसमें तकनीकी साधन हमारे पास क्या क्या हैं। पहला है निपुण लक्ष्य ऐप, लगभग सभी के मोबाइल में होगा निपुण लक्ष्य ऐप।
इसमें हम बच्चों का साप्ताहिक आकलन करेंगे। साप्ताहिक कोई बच्चा निपुण हो गया तो ऐसा नहीं कि उसका दोबारा आकलन हम नहीं करेंगे, हम उसका दोबारा आकलन करेंगे। वो निपुण हो जाएगा तो निपुण दिखेगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। अगर वो निपुण नहीं होता तो रेड कलर का रहेगा, और जिसका आकलन हम नहीं करते हैं वो व्हाइट रहता है। इसी आधार पे हम निपुण लक्ष्य ऐप से करेंगे। दूसरा आता है निपुण संवाद चैट बॉक्स। उसी निपुण लक्ष्य ऐप पे एक साइड में बॉक्स बना हुआ होता है, जिससे जो भी सूचना विभाग की हमको आती है वो व्हाट्सएप पे ना कि चैट बॉक्स पे रहती है। उस पर क्लिक करेंगे, वो नया लिखा होगा। नया जो होगा, जो रेगुलर नया कंटेंट या नई सूचना हमको मिलेगी वो उससे मिलती रहेगी। तो सब लोग उसको ओपन करके रोज वो देख, मैसेज आएगा आपकी जानकारी से व्हाट्सएप पे मैसेज, वैसे मैसेज उस पर आएगा, आप उस पर क्लिक करके वो मैसेज या कंटेंट उसको देख लें। तीसरा है निपुण भारत मॉनिटरिंग सेंटर। जो नेट का एग्जाम का जो रिजल्ट है वो हमारा वहीं पे शो कर रहा है। तो सभी विद्यालय जहाँ जहाँ नेट हो गए हैं सब लोग वहाँ से डाउनलोड करके और बच्चों का रिपोर्ट कार्ड तैयार करके बांट के उसकी सूचना एक लिंक भेज दीजिएगा, उस पर सब लोग अपने विद्यालय की सूचना भेज दें। उसके बाद है विद्या समीक्षा केंद्र। अगर हमें किसी रूप से कोई तकनीकी समस्या आती है तो हम विद्या समीक्षा केंद्र पर फोन करके अपना नंबर, जो अपना मोबाइल नंबर होगा उसको रजिस्टर्ड करवाएंगे। वो आगे चल के वो हमारे सभी कंटेंट में वो हमारा लॉगिन आईडी होगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो हमारी लॉगिन आईडी होगी। तो आप सब लोग करवा लीजिए। जो भी कुछ अध्यापक नए आए हैं उनके लिए विशेष तौर से अगर आप करवा सके या विष्णु जी से आप संपर्क करके इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हो एक ऐप है प्रेरणा ऐप। शासन की मंशा के अनुरूप आगे चल के जो भी हमें डिजिटल वर्क करने हैं वो इसी ऐप पे करने हैं। जो भी डिजिटल ऐप, जो भी हमको डिजिटल काम करने चाहे, वो इंडियम हो या जो 14 रजिस्टर विभाग के हैं, वो सारे रजिस्टर इसी ऐप पे हैं। इसी पे हमको करना है आगे चल के। अभी आगे के इस समय के लिए कुछ नहीं जानकारी है, लेकिन जैसे ही होगा इसी ऐप पे हम करेंगे। बस ठीक। बाकी अगर कोई किसी को कुछ पूछना हो किसी ऐप के बारे में पूछ सकता है। अकादमिक ग्रामीण पर चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण, इसमें भाषा गणित शिक्षा योजना पर चर्चा एवं प्रस्तुतिकरण करना है। कक्षा 1 से 3 भाषा में है प्रवाहपूर्ण पठन। इस मात्रा जो है प्रवाहपूर्ण पठन, मतलब बच्चे को धीरे धीरे हमको उसको स्वतंत्र करना है। तो जैसे बच्चे ये मैथ्स में जैसे सबसे पहला स्टेप है कि मैं करूँ, मतलब शिक्षक जो कर रहा है पहले उसको शिक्षक करे, शिक्षक अपनी शिक्षण योजना है वो उसको बताए, उसके बाद फिर तुम करो, मतलब बच्चे कार्यपत्रक है जो हमने शिक्षण योजना बताई है, बच्चे उस पर क्या कार्य करें, कार्यपत्रक पर कार्य करें। फिर है हम करें, हम मतलब शिक्षक और वो मिलके जो है वो करती है, खेल है उसमें भाई शिक्षक को भी इन्वॉल्व होना है और है जी हाँ मतलब हो गया मैं करो तुम करो हम करें, अब बच्चा स्वतंत्र रूप से करे, वो है जी हाँ। आज हम प्रवाहपूर्ण पठन के आकलन के तरीकों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं इस सप्ताह 8 से 25 में कालांश 3 की शुरुआत 20 मिनट के प्रवाहपूर्ण पठन पर कार्य करता है। प्रवाहपूर्ण पठन पर कार्य करने के 5 चरण में समझेंगे। आकलन के लिए हम अपने मोबाइल, पेंसिल और कार्य पुस्तिका की एक प्रति रख लेंगे और मोबाइल में 1 मिनट का टाइमर सेट कर लेंगे। एक बच्चे को अपने पास बुलाएंगे और उसे अपनी प्रति जो हमने अपने पास रखी थी उसे उस दिन का प्रवाहपूर्ण पठन करने का अभ्यास कराएंगे। बच्चों की कार्य पुस्तिका को हम अपने पास रख लेंगे क्योंकि उसी में हमें रिकॉर्ड करना है। बच्चा जैसे ही पढ़ने लगता है हम उसके सही और गलत पढ़े गए शब्दों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जब बच्चा किसी शब्द को गलत पढ़ता है तो हम उस शब्द के नीचे लाइन खींच देंगे और यदि दोबारा वह उस शब्द को सही पढ़ लेता है तो उसे सही मानकर लाइन मिटा देंगे। जब 1 मिनट पूरा हो जाए तो उसके द्वारा अंतिम पढ़े गए शब्द पर बड़ा सा पूर्ण विराम निशान लगा देंगे। अब इस निशान तक सही पढ़े गए शब्द को गिनकर बॉक्स में रख लेंगे। ये तो हो गया प्रवाहपूर्ण पठन का कार्य। अब हमें स्तर भी निर्धारित करना है, तो स्तर के लिए बॉक्स में निम्नलिखित मापदंड के अनुसार सही का चिन्ह लगाएंगे।
स्तर 1 में वह बच्चा आएगा जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा या अधिकतम 5 शब्द पढ़ा है। स्तर 2 में वह बच्चा आएगा जो वर्ण अक्षरों को जोड़-जोड़कर शब्द पढ़ रहा हो। स्तर 3 में वह बच्चा आएगा जो शब्द दर शब्द तो पढ़ा है पर वाक्य पर ध्यान नहीं दिया। स्तर 4 में वह बच्चा आएगा जो वाक्य को वाक्य की तरह पढ़ा हो। इस प्रक्रिया में हमें सप्ताह 8 से 25 में दिवस 1 से 4 तक प्रतिदिन कक्षा में 25% बच्चों के साथ कार्य करना है। तो ये था प्रभावपूर्ण पठन पर कार्य। धन्यवाद। चाहे वो किसी ऐप के द्वारा आकलन करते हो बच्चों का कक्षा 1, 2, 3 के लेवल पे, या 4 से लेकर 8 के लेवल पे भी हम बच्चों को मौखिक रूप से या लिखित रूप से भाषा या गणित या अन्य विषयों में प्रश्नावली बना के देते हैं, तो बच्चे का एक आकलन हमारे सामने आ जाता है या बच्चा किन किन विषयों में कितना कुछ अर्जित कर पाए। और ये जो आकलन हम कर पाते हैं, इसके बाद तत्क्षण अगले दिन या आप घर भी जाते हैं तो आपके पास एक छोटी सी रूपरेखा होती है कि मैं ज़्यादातर 5 या 6 के बच्चों को पढ़ाता हूँ। उसमें ये संगत विषयों में ये परेशानियाँ बच्चों को दिखती हैं, और जो परेशानियाँ दिखती हैं उसी के अनुरूप हमारी ये पाठ योजना निर्मित होनी चाहिए। बच्चे जोड़ घटाने में हासिल और उधार की अवधारणा, एक उदाहरण के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने किसी बच्चे से ये कहा कि आप उधार लेते क्यों, तो बच्चे का ये कहना है कि हमारे पास नहीं होता तब लेते। मैंने कहा मैं आपके पास आया और मैंने कहा मुझे 10 रुपया दे दो, और अगर आपके पास 4 ही रुपए हैं या 10 से कम है तो आप ये कहोगे कि हमारे पास पूरे पैसे नहीं हैं। तो मैं कहूँगा चाहे जैसे भी हो दो, चाहे पड़ोस से लाओ, किसी रिश्तेदार से लाओ, लेकिन वो पैसे हमको पूरा करके दो, बहुत जरूरत है। तो उधार की अवधारणा उसके मन में विकसित होने लगती है कि हम उधार लेते क्यों। जब कार्य और कारण का सिद्धांत लागू हो जाता है तो बच्चे लोगों को समझ विकसित होती है। तो हमारी पाठ योजना पूर्णतः व्यवहारिक होनी चाहिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। बच्चे को कतई ये न लगे कि ये विषय या ये बिंदु बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है और आसानी से वो उन चीजों तक पहुंच सके। पाठ योजना में एक व्यापक दृष्टिकोण भी होना चाहिए कि ये जो पाठ योजना हम बना रहे हैं इसका नित्य प्रति के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पर इस पाठ योजना को पुनर्पाठ में भी इस्तेमाल किया जा सके। उदाहरण के तौर पर आप लघुत्तम समापवर्धक जैसी चीज पढ़ाएं, ये पाठ और समय बीत चुका हो, 2 महीने बाद अगर फिर से जरूरत पड़ती है कि उसके पुनर्पाठ की जरूरत है, तो आपकी पाठ योजना बिखरी हुई रूप में न रहे, व्यवस्थित रहे, जिससे आप पुनर्पाठ के लिए उसको फिर से प्रस्तुत कर सकें। बच्चे का पूर्व ज्ञान उसके परिवेश से ही ज्यादातर प्राप्त होता है, इसी प्रकार से हमें उसको देखना पड़ेगा। और जहां तक बात आती है कि इसकी हानियां क्या है, कई बार पाठ योजना अगर शब्दों के जाल से बोझिल हो गई हो या उसमें अधिक सामग्री समाहित कर ली गई हो या बच्चे के स्तर से वो ऊपर चली गई हो, तो वो पाठ योजना बच्चे के लिए भी थकाऊ बाऊ हो जाती है और शिक्षक के लिए भी, क्योंकि उस पाठ योजना के आधार पर प्रस्तुतिकरण अच्छा नहीं हो पाता। इसलिए पाठ योजना बनाते समय ग्रामीण परिवेश के बच्चों के संदर्भ में हमेशा शब्द सरलीकृत किए जाए, उदाहरण परिवेश से लिए जाए और इस प्रकार से उसको व्यवस्थित रखें कि पुनः पुनः प्रयोग किया जा सके। कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने
नदार में जा, न लेहु काहे लगाए छतिया। ये विरह का गीत है और उस भाव में देखिए कि अमीर खुसरो ने उस समय इसको कैसे लिखा होगा। और फिर से जिहाल मिस्की मकुंत गाफुल, दुराए नैना बनाए बतिया। किताब हिजरा नदार में जा, न लेहु काहे लगाए छतिया। सबान हिजरा दराज चू जुल्फ वरोज वसलत चू उम्र कोता। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। सखी पिया को जो मैं न देखूं, तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। हर साल मार्च अप्रैल माह में वार्षिक परीक्षाएं बच्चों की कराते हैं। और वार्षिक परीक्षाएं क्यों कराते हैं? इसलिए क्योंकि जब बच्चे को हमने साल भर में जितना भी पढ़ाया है उसका आकलन करने के लिए कि उसने हमारे द्वारा पढ़ाए गए विषयों को कितना ग्रहण किया है, कितना आत्मसात किया है, इसका आकलन हम परीक्षा के द्वारा कराते हैं। परीक्षा तो अर्धवार्षिक भी होती है, वार्षिक होती है, लेकिन वार्षिक परीक्षा के बाद बच्चा अगली क्लास में जाता है। तो हमारा जो विषय है कि बच्चों की वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम कैसे करें। तो अब परीक्षाएं आने ही वाली है, तो उसके लिए हमें पहले से योजना बनानी पड़ती है। तो हम बच्चों को जो हमने साल भर में पढ़ाया है उसको हम पुनः रिवीजन करवाते हैं, पुनः उसका रिवीजन कराते हैं, पुनर्अभ्यास प्रैक्टिस कराते रहते हैं। इसके लिए हमारे पास रीड अलॉग MP है और निपुण लक्ष्य के माध्यम से भी हम उसको निरंतर आकलन कराते रहते हैं। और 4 से 5 वालों में भी जो है एडवांस और बेसिक स्तर का जो है उससे भी हम बच्चों का आकलन करते हैं। जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा और मेहनत करते हैं, और जो तेज बच्चे हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा और करके उनको पुनरावृत्ति के लिए और आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास है कि परीक्षा आने वाली है, उसके लिए हम बच्चों को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे तैयार करें। तो हमारी SMC बैठक होती है। SMC बैठक में हम सबसे पहले अभिभावकों को बुलाते हैं और उनको भी परीक्षा की जानकारी दे देते हैं कि इस फला डेट को हमारे यहाँ वार्षिक परीक्षा होने वाली है। आप अपने बच्चों को पूरी यूनिफॉर्म में और रेगुलर उनको विद्यालय और समय से विद्यालय भेजें। तो ये बच्चे समय से विद्यालय आएंगे तो समय से उनकी परीक्षा आ जाएगी। उसके बाद है कि समय सारणी का होना। हमारे सभी विद्यालयों में समय सारणी लगभग सभी के यहाँ है, सभी लोग समय सारणी के अनुसार ही पढ़ाते हैं। समय सारणी से क्या होता है कि बच्चा सभी विषयों को कम समय में कैच कर लेता है। समय सारणी से वो सारे सब्जेक्ट को पढ़ लेता है। टॉपिक आता है प्रश्न पुस्तिका पर लिखने का हमें कैसे क्या तरीका होना चाहिए। प्रश्न पुस्तिका पर बच्चे कैसे लिखेंगे, इसके लिए हम परीक्षा से पहले बच्चों को प्रश्न पुस्तिका पे लिखने का तरीका बताते हैं कि आप किस जगह पर अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, विषय, दिनांक और माता पिता का नाम भी देता है। लिखना बच्चे नहीं लिख पाते हैं, उनको जब तक आप बताइए नहीं तो वो लिख नहीं पाते। उनको हम लिखने का तरीका बताते हैं, फिर प्रश्न कैसे उतारना है, आपको कैसे उसका उत्तर लिखना है, ये 2-3 दिन पहले उनको बताया जाता है। फिर उसके बाद बच्चे परीक्षा के नाम से ही डर थोड़ा सा बैठा रहता है कि पास हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे, समय से नहीं पहुंचेंगे। तो हमें परीक्षा का जो वातावरण है उसको भय युक्त नहीं बनाना है, उसको सहज करना है। बच्चों को रिलैक्स करके और उनको पेपर के बारे में पूरा विस्तृत बता देना है कि किस तरह का पेपर आएगा, क्या आपको कैसे करना है। जब बच्चे जान जाएंगे कि हमको इस प्रश्न का उत्तर इस तरह लिखना है तो वो सहज होकर लिख लेते हैं। फिर उसके बाद परीक्षा कराने की योजना कि सभी बच्चे जब पेपर मिल जाता है अपना रोल नंबर वाइज उनको हम जब जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन बच्चों को कक्षा में हम रोल नंबर वाइज क्रम से बैठाते हैं। बैठाने के बाद उनको प्रश्न पुस्तिका और प्रश्न पत्र देकर उनका एग्जाम कराते हैं। जैसा कि हम लोग टॉपिक शिक्षा योजना और आगामी परीक्षा हेतु तैयारी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि एक सप्ताह में 4 दिन हम लोग उनके साथ में शिक्षा करते हैं। फिर उसके बाद आकलन होता है। आकलन में जो बच्चे लक्ष्य दक्षता को नहीं प्राप्त कर पाते हैं उनके लिए हम रिमेडियल क्लास करते हैं, और जो लक्ष्य दक्षताओं को प्राप्त कर चुके होते हैं उनके लिए पुनरावृत्ति कार्य किया जाता है। तो ये मैं
हम लोग रेमेडियल के लिए एक छोटा सा PLM तैयार किया है। जैसे बच्चों को शब्द ब्लेंडिंग और डिकोडिंग सिखाने के लिए पहले बच्चे शब्द ब्लेंडिंग करेंगे फिर उसके बाद उसको डिकोड करके पढ़ना सीखेंगे, फिर 2 अक्षर के साथ, फिर 3 अक्षर के साथ और ऐसे 4 अक्षर के शब्द पढ़ने के बाद फिर अमात्रिक शब्दों को हम लोग बताएंगे। फिर उसके बाद जब बच्चे अमात्रिक शब्द पढ़ना सीख लेंगे तो फिर हम लोग मात्रा के ऊपर आएंगे, जैसे आ की मात्रा छोटी, आ की मात्रा बड़ी, इस हिसाब से। और फिर उसके बाद जब बच्चे मात्रा पढ़ना सीखेंगे तो छेद के माध्यम से बोलते जाने की कोशिश करेंगे, आगामी परीक्षा के लिए तैयार करेंगे। और गणित का भी है जिसमें बच्चों को जोड़ के माध्यम से पहाड़े बताना सिखाएंगे। एक और एक मिला के 2, जब 1 से 10 तक की गिनती को 1 से 10 तक की गिनती में जोड़ेंगे तो 2 का पहाड़ा आएगा। फिर 2 के पहाड़े में फिर से हम 1 से 10 तक की गिनतियाँ जोड़ेंगे, फिर ऐसे 3 का पहाड़ा आएगा। इस तरीके से कैसे हम बच्चों को 2 से 10 तक के पहाड़े तैयार करा सकते हैं। विद्यालय में आज आयोजित हो रही मासिक शिक्षक संकुल बैठक में उपस्थित शिक्षक संकुल भाइयों बहन, हमारे बीच सबसे बड़े हमारे मार्गदर्शक, हमारे पूर्व संकुल प्रभारी श्री रामानंद यादव सर एवं बैठे हुए यहाँ पर समस्त शिक्षक भाई बहन। ये शिक्षक संकुल बैठक 1 माह में होती है और देखा जाए तो बहुत ही सरल भाव सहज अंदाज में यहाँ से प्रस्तुतिकरण भी होता है। बहुत अच्छे PLM भी प्रस्तुत होते हैं। देखिए, हम भी जब आते हैं तो पूरा समय तक मैं बैठता हूँ। आप सबको भी बैठना चाहिए। गर्मी हमें भी लग रही थी, मेरा भी मन कई बार हो रहा था कि मैं भी बाहर चला जाऊँ या आपके बीच में जाकर मैं भी थोड़ा बैठूँ। मुझे भी यहाँ पर बैठने में कोई आनंद नहीं आता है। सच बताऊँ, मुझे वहीं बैठने में मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि यहाँ पर बैठो तो मूक दर्शक बन के बैठना पड़ता है और बड़ा एक अपने आप को एक बड़ा बना के रखना पड़ता है। सच बताऊं तो अपना बनाने वाला भाव है नहीं अपने पास, लेकिन आप लोगों ने जिस पद पर हमें पहुंचाया है उस पर थोड़ी देर के लिए से बैठना पड़ता है। तो देखिए, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण चल रहा था। अभी जेठूपुर के भी मैडम लोग आई, उन्होंने प्रस्तुतिकरण किया, बहुत अच्छा उन्होंने किया। कुछ नई चीज़ थी जिसके विषय में संदर भाई को भी अच्छा लगा। उन्होंने भी कहा कि मैं भी इस चीज़ का अनुकरण करूँगा, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला यहाँ कोई था ही नहीं। तो जब हम आए हैं, हम उतना टाइम खर्च ही कर रहे हैं, माना कि थोड़ा सा जगह कम है। अगर सब लोग यहाँ बैठ जाए तो शायद संभव है कि यहाँ पर कोई बैठ ही नहीं सकता है, लेकिन अगर हम सब कोई बैठेंगे तो अगले का मन प्रोत्साहित होता है। भले हम कुछ ना करें, लेकिन मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, अगला नहीं कर रहा, कोई मतलब हम लोग बिल्कुल भी मान लीजिए कर्मण्य है एक तरीके से। लेकिन के नेता हैं और भी वैचारिक संघ के नेता हैं, यहाँ पर कई प्रकार के विधायक या मंत्रियों से भी अटैच्ड नेता हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ये देवरा संकुल कभी ऐसा डिफेम न हो अधिकारियों के बीच में, उन्हें लगे कि देवरा संकुल बहुत अच्छा है। भाई शिक्षक संकुल और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे मंच पर हम सभी के वरिष्ठ शिक्षक और अगले माह जिनका सेवानिवृत्त भी होना है और संभवतः वह कार्यक्रम आपके ही विद्यालय में होगा, तो हमारा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबसे एक अनुरोध है कि हम लोग देवरा संकुल में आपकी ऐसी विदाई करें कि वो ऐतिहासिक हो जाए कि देवरा का जब अध्यापक रिटायर होता है
आप इस पाठ में आपका मार्गदर्शन सदैव सबको सरल भाव और सहज भाव मिलता है। और मंच पर हमारे जूनियर शिक्षक संघ के अध्यक्ष बड़े भाई चंदेल जी और शिक्षक संकुल मित्र अशोक जी एवं हमारी शिक्षिका बहनों और शिक्षक भाइयों, साथियों, शिक्षक संकुल की बैठक बहुत अच्छी लगती है और अच्छी लगती रहेगी। तो निश्चित तौर से हम लोग इसको अगर नियमानुसार चलेंगे तो कतई खत्म नहीं होगा। हमको कुछ अपने को उसमें कहते नहीं कि एडजस्ट करना है, उस एडजस्ट को हम लोग कैसे करेंगे यह स्वविवेक पर आधारित है। 10-5 मिनट इधर उधर करके हम समय को ऐसा करें कि हमारी जो शिक्षिका बहनें इलाहाबाद तक जाती है, मैं एक दिन उधर से निकल रहा था तो 15 मिनट को देखा, वो ललिता देवी मंदिर के पास लगभग 5:30-6 बजे, 5:30 पौने 6 बजे। मुझे बड़ा लगा कि सुबह 5-6 बजे निकलती होंगी और 6 बजे पहुंच रही है, 7 बजे पहुंच रही है। तो बहुत ही कठिन परिश्रम है। काफी देर तक यही सोचता रहा है, वास्तव में इन लोगों के लिए तो और टफ है। हम लोग तो बाइक भी चला रहे हैं, ये टवेरा से उतरती होंगी या गाड़ी से उतरती होंगी, पैदल 2-2 बैग लिए जा रही थी। तो निश्चित रूप से 12-12 घंटे 13-13 घंटे ड्यूटी कर रही हैं और मेहनत भी कर रही हैं। और आपका प्रयास भी विद्यालय में और बीआरसी ट्रेनिंग या शिक्षक संकुल हर जगह सराहनीय रहा है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं और उसी दिन से मैं बात समझ हूँ। साथियों, हम लोग सब एक साथी हैं, सभी लोग शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं। हमारा धर्म है अपने विद्यालय को अच्छे से अच्छा बनाना, विद्यालय के बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा देना। हमारी पहचान उन्हीं बच्चों से होनी है। आने वाला समय जो है वो आपके विद्यालय के बच्चों की गुणवत्ता की चेकिंग करेगा, वो बच्चों की गुणवत्ता देखेगा। जितने ओरिजिनल बच्चे हैं वही आप विद्यालय में रखिए। अप्रैल में नया सेशन हो रहा है, जो बच्चे आपको जरा सा भी डाउट है उनको बिल्कुल नाम काट दीजिए। बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया, बंदेया रे बंदेया, बंदेया रे बंदेया राह पे चल बंदेया। रुक जा रे बंदेया, ये रात जरा सी है, बात समझ बंदेया, कुछ देर ही बाकी है। रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा, चांद तेरी आँखों में बंदेया चल के आएगा। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर, ओ कहीं
अगर तू रुका तो मंजिल पाएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। करना तो बंदिया, रुकना तो बंदिया।